उस पर इस वक्त हमारे साथ जफर सरेश वाला हैं। उमर इलियासी और मोहन भागवत की मुलाकात के क्या मायने जफर साहब देखते हैं आप? देखिए, मेरा तो एक उसूल हमेशा से है कि मुल्क के अंदर जो हुकूमतें हैं उनसे हमेशा बात होनी चाहिए ना मुसलमान समुदाय के लिए। इसलिए कि मैंने सबसे पहले 2002 के बाद नरेंद्र मोदी साहब से ये एक शुरुआत की थी, मुलाकात की, और वो इतना बेहतरीन रहा था। यानी वो जब तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब तक, और बाद में भी जब प्राइम मिनिस्टर बने। अब रही बात मोहन भागवत साहब से भी मैंने मुलाकात की थी 2017 में। एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया था उन्होंने, और मैंने कहा था कि भाई मैं भागवत साहब से तन्हाई में मिलना चाहूँगा, तो उन्होंने वो मेरी शर्त मानी। तो मैं गया वहाँ, एक रात ठहरा आरएसएस के हेडक्वार्टर में, जो उनका हेडगेवर भवन है, फिर रेशम बाग में गया और भागवत साहब से मुलाकात की थी जी। तो देखिए, अब एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आरएसएस आप चाहे देखिए पसंद करिए ना करिए, वो अलग बात है, लेकिन एक हकीकत तो है कि आरएसएस जितना बड़ा संगठन इस मुल्क में और कोई नहीं है। जो उनकी रीच है, जो उनका लोगों के अंदर में जो उनकी रीच है, और जो उनका पूरा मुल्क के अंदर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद भाई ये हुकूमत में कौन लोग हैं, यानी हर शख्स जो है गवर्नमेंट में अभी, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारे भाई आरएसएस ही से आए हैं। तो आरएसएस के चीफ से मुलाकात क्यों नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो होनी ही चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो लेकिन ये दूरियां हैं क्यों जो इंटेलेक्चुअल समुदाय में, मुसलमानों में और आरएसएस में, आरएसएस के नेताओं से दूरियां क्यों हैं? क्या आपका आकलन क्या? देखिए, मैं तो तब मिला था, तब भी मैंने एक बात कही थी और आज भी मैं कहता हूं। हमारे यहाँ गुजराती जुबान में यूं कहते हैं, जाग्या त्यांथी सवार। भाई जब उठे तब सुबह सवेरा। जी ठीक है, चलिए अब तक नहीं मिले, दूरी थी, ठीक है, लेकिन अब जो है ये मुलाकात के जरिए इसको कंटिन्यू होना चाहिए। ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए कि भाई आप मिल लिए, नहीं, बाकायदा दोनों तरफ। और मुझे एक जेस्चर जो है भागवत साहब का, कि वो जो मस्जिद में गए खुद, और वहां मस्जिद के अंदर जो मदरसा चल रहा था उन बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। मैं समझता हूं कि इसको लेना चाहिए और इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी जफर साहब, ये बताइए, आप लंबे समय से प्रधानमंत्री से जुड़े रहे हैं, आपने अपनी मुलाकातें भी उनसे बताई हैं, कई मौक़ों पर आप उनके साथ देखे हैं, और अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आरएसएस के चीफ से भी आपकी मुलाकात हुई। आप एक रात रुके, आरएसएस के मुख्यालय में आप रुके और वहां पर आपकी चर्चा हुई। क्या वजह है कि ये जो दूरियां हैं वो बढ़ती गईं इस दौरान, और इसको नजदीकियां बनाने की कोशिश नहीं हुई? खासतौर से मुसलमानों की तरफ से भी कोशिश नहीं हुई। हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी वजह क्या मानते हैं? क्या उसकी वजह जो हमारी जो उलेमा हैं वो हैं, या मुस्लिम समुदाय खुद है? क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं जब मिला था भागवत साहब को तो उन्होंने मुझे दो बातें कही थी। एक तो मुझे ये याद दिलाई उन्होंने एक बात कि 1977 में या 75-77 के दरमियान में जब इमरजेंसी थी, तो उस वक्त आरएसएस के लोग भी अंदर थे और बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के भी लोग अंदर थे जेल में, इमरजेंसी के जमाने में। उसमें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी जो बैंड हो गई थी उनके भी लोग थे, तो वो चर्चा होती थी उस जमाने में। ये भागवत साहब ने मुझे याद दिलाया। फिर मैंने अपने फादर से जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, उस वक्त मुलाकातें होती रहती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ और वो मुलाकात बंद हो गई कोई भी वजह से। तो मुझे ये कहा जाते वक्त भागवत साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि जफर भाई, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और वही होता है ना, देखिए आपको बातचीत करते रहेंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे तो दूरियां बढ़ जाएंगी अपने आप, और बातचीत करते रहेंगे तो मुझे बहुत सारे इंकशाफ होंगे, मुझे बहुत सारी चीजें होंगी, मैं उनके सामने रख सकता हूं। उनके अभी जैसे जो भागवत साहब को बहुत सारे इश्यूज थे जो उन्होंने रखे उनके सामने, उसके जवाब उन्होंने दिए, मसला वहीं हल हो गया। तो मैं समझता हूं कि नई बात करना, मुस्लिम कम्युनिटी, नई मुलाकात करना टैबू बन गया। बीजेपी के साथ जोड़ना या आरएसएस के साथ जोड़ना, और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत सारे लोग एतराजात जताते होंगे विद इन द कम्युनिटी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल जताते थे, बड़ी मेरी मुखालिफत की, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई आप मुझे एक बात बताइए, यानी मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं तो अपने लोगों को उस वक्त कहता था जब मैं नरेंद्र मोदी साहब को मिला था और मेरी बड़ी मुखालिफत की, ये बात है 2003 की, तो मैंने ये कहा था कि यार गुजरात का हूं मैं अहमदाबाद में रहता हूं, गुजरात में 60 लाख मुसलमान हैं, अगर वो उनका मसला उस चीफ मिनिस्टर से नहीं रखेंगे तो क्या परवेज मुशर्रफ से बात करेंगे या हसीना वाजेद से करेंगे? कमाल है। अब इस मुल्क के अंदर आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा, यानी उनकी रीच है गवर्नमेंट में, कई स्टेट में उनकी हुकूमत है। तो आप मुझे बताइए कि आप आरएसएस के चीफ से या बीजेपी के जो लोग हैं, पावर में हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं, आप उनसे बात नहीं करेंगे, अपने मसले उनके सामने नहीं रखेंगे, तो आप किसके सामने रखेंगे? लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जफर साहब, मुस्लिम जो पॉलिटिकल, जो मुसलमानों की जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो लगातार निशाने पर लेती है। उनके निशाने पर दो लोग होते हैं, एक संस्था होती है आरएसएस और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मुसलमान उनसे दूरी बनाए हुए हैं। दूसरा, वो ये बताते रहते हैं कि जितने भी इशू मुसलमानों से जुड़े लाती है हुकूमत, वो मुसलमानों के हित में नहीं है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, सीए एनआरसी हो, 370 हो, ऐसे तमाम मुद्दे वो गिनाते हैं। देखिए, वो जो सियासी लोग जो हैं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों का जो बुद्धिजीवी तबका है, यानी जो सियासत से अलग है, वो लोगों को आगे आने की जरूरत है। यानी मुसलमान एजुकेशनिस्ट हैं, मुसलमान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, या मुसलमान बिजनेसमैन हैं, या मुसलमान प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों का समुदाय जमा होना चाहिए और वो बातचीत करें। देखिए, सियासी लोगों को छोड़ दीजिए, उनका तो अपना एक एजेंडा होगा। तो अब मुसलमानों को ये सियासी पार्टियां जो हैं, उनसे आगे निकलकर ये बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी ये मसला हल होगा। तो ये जो दूरियां हैं, ये इसमें और भी बहुत सारी बारीकियां हैं जफर साहब। मैं अगर आपसे थोड़ी तफसील जानना चाहूंगा, जैसे वंदे मातरम का इशू है, इसको लेकर एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। मुसलमान कहते हैं ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, या हम नहीं कह सकते हैं, तो तमाम तरह की बातें, और एक बड़ा टकराव पैदा हो जाता है इसको लेकर, और ये चीजें दूरियां और बढ़ा देती हैं। ये जो इश्यूज हैं, ये दूरियां और बढ़ा देते हैं हुकूमत और मुस्लिम कम्युनिटी में। देखिए, वंदे मातरम की जहां तक बात है, तो वंदे मातरम के जो पहले 4 स्टैंजाज हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी जो 4 पहले स्टैंजाज जो पढ़े जाते हैं, ठीक है। अरे भाई, अच्छा, आपको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, इसको इश्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, आप वंदे मातरम नहीं पढ़ते, आप जनगणना पढ़िए, लेकिन इसको इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपका कोई इश्यू है अंदर, तो रखिए ना उनके सामने। देखिए, वो भी खुले मन से मिले, भागवत साहब भी मिले, उन्होंने सुनी। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या बातें हुई, लेकिन जो मीडिया में आई हैं, उन्होंने खुल के मैंने भी जो बातें की भागवत साहब से, बहुत सारे इश्यूज जो रात दिन आते हैं अखबारों में, आपकी क्या क्या बातें होती रहती हैं मुसलमानों के को लेकर, मैं ये बहुत सारे इश्यूज पे तो वो समझते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि बातचीत जब होती रहेगी, मेल मिलाप होता रहेगा, तो कुछ चीजें निकल जाएगी। भाई, आप मुझे बताइए कि हस्बैंड वाइफ में भी तो इख्तिलाफ होते नहीं होते? आप बताइए। नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। बेटे में इख्तिलाफ होते हैं, भाई भाई में इख्तिलाफ होते हैं, दो पार्टनरों में इख्तिलाफ होते हैं। जफर साहब ये बताइएगा, मुसलमानों की तरफ से किस तरह की पहल होनी चाहिए जो एक सीरियस पहल हो, सिंसियर हो? मैं समझता हूं कि देखिए, ये जो अभी जो लोग मिले, और ये जो उमैर इलियासी साहब ने उनको अपनी मस्जिद में जो दावत दी, ये पहल को अब कंटिन्यू होनी चाहिए। और अब आरएसएस भी मुसलमानों को बुलाएं नागपुर, और एक सिलसिला शुरू हो जाए। ये जो है, ये ट्रिगर हो जाना चाहिए। ये जो मुलाकात हुई अभी, ये ट्रिगर होना चाहिए आइंदा की और मुलाकातों का। और वही बोलते हैं ना कि भाई, कम्युनिकेशन गैप क्यों बोलते हैं हम अंग्रेजी में, कि देयर इज कम्युनिकेशन गैप। यानी दो लोग जब बात करना छोड़ देते हैं घर में, आप बताइए, हस्बैंड वाइफ अगर बात करना छोड़ दें एक दूसरे से, यही होता है ना, वहीं से तो शुरुआत होती है कि सुबह से शाम तक वो हस्बैंड जाता है, दो रात स्कूल को ऑफ थक के थॉट्स आता है, फिर सुबह निकल जाता है, हस्बैंड वाइफ में बातचीत ही नहीं होती। और जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है, जफर साहब आप भी समझते होंगे, पहला तो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है और दूसरा बरेलवी। और ये दोनों ही जो
सोच है, ये दोनों ही जो तबके हैं, इनका अपना अपना असर है मुसलमानों में। तो इनके जो बड़े संगठन हैं, क्या उनको आगे आना चाहिए, चाहे देवबंद हो या बरेलवी तबका हो, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट हो, उनको आगे आना चाहिए। और ये जो दूरियां बनी हुई हैं हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान या आरएसएस और मुसलमानों के दरमियान, इनको पाटने का काम ये संस्थाएं आगे आके करें। देखिए, बिल्कुल दारुल देवबंद के जो बड़े हैं मौलाना अरशद मदनी हैं, सबसे बड़े। मौलाना अरशद मदनी साहब तो गए थे झंडेल वाला एक्सटेंशन जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के पहले गए थे। बरेलवी के भी जो बड़े हैं, हाँ बिल्कुल उनको भी आना चाहिए। और जो रिलीजियस जिनका असर है, असर बोलते हैं ना भाई, कम से कम हम एक तो चीज पर तो एग्री हो जाए हम भाई। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बात पे हम एग्री करेंगे, लेकिन एक कॉमन एजेंडा जो बोलते हैं ना भाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और जो चीजों में प्रॉब्लम होते हैं वो चीजों को क्लियर करें हम। बड़ी चीज नहीं है। जैसे पता नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा कि भागवत साहब ने कहा कि भाई ये काफिर लफ्ज, तो उसका जवाब दिया कुरैशी साहब ने कि भाई काफिर जो है वो कुरान में, और वो हिंदू के लिए नहीं है। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, और अरेबिक वर्ड है। और हिंदू काफिर नहीं है, क्रिश्चियन काफिर नहीं है, ज्यूज काफिर नहीं है, जो बिलीवर है वो काफिर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए कि मैं भी रात दिन मिलता रहता हूं, बहुत सारी इश्यूज आते हैं, तो मैं जब उनको कहता हूं तो कहता अच्छा, तो मतलब बात करने से बड़ी मुसीबत भी मैंने देखा कि खत्म हो जाती है। जी, तो ये शुरुआत होनी चाहिए। जी, होनी चाहिए शुरुआत, लेकिन आखिर क्यों आगे लेके जाने की एक चीज बताइएगा कि सरकार को एक पहल करनी चाहिए कि वो जितने भी इश्यूज जो मुसलमानों को ये लगता है कि वो उनके खिलाफ हैं, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात हो या मैंने जो पहले गिनाए वो CNRC वाला मैटर हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, या अब हिजाब का चल रहा है, ये तमाम मुद्दे जितने भी चल रहे हैं, क्या सरकार को भी ये पहल करनी चाहिए कि सरकार एक बड़े पैमाने पर पूरे समाज को ये बताए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मुसलमानों के हित में है। कहीं ना कहीं सरकार भी नाकाम रहती है समझाने में मुसलमानों, आप मानते हैं इस बात? हाँ, देखिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ से सरकार भी इनको बुलाए, जो प्रोमिनेंट मुसलमान हैं, जो मैंने कहा, उन लोगों को जो सियासत में नहीं है, और इसी तरह इनको भी पहल करनी चाहिए। जो मुस्लिम लीडरशिप है, कौन सी लीडरशिप? रिलीजियस, एजुकेशनिस्ट, बिजनेसमैन, वो लोगों एक और वो लोग भी जब भी कोई ऐसा इश्यू आए, भाई जाके बात करें। भाई प्राइम मिनिस्टर सबके हैं वो, आप अपनी बात तो रखो उनके सामने। तो मैं समझता हूं कि इसको क्यों लेकर ये सिस्टम को अब शुरुआत करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे मसले ये मिलने से ही खत्म हो जाएंगे। एक माइनॉरिटी की मानसिकता भी बन जाती है, वो कितना काम करती है इस दूरियों की वजह? क्या आप मानते हैं वो जो एक माइनॉरिटी टेंडेंसी है वो है? नहीं, देखिए, जनरल मुसलमानों में ये कोई टेंडेंसी नहीं है। कोई मुसलमान अपने को माइनॉरिटी समझ के नहीं चलता मुल्क में। वो समझता है भाई मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं मुसलमान हूं, बस। तो मैं समझता हूं कि ये अब जो बड़े जो लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी हैं कम्युनिटी के अंदर, या जिनका रसूख है, उनको अब ये सिलसिला अब आगे गवर्नमेंट के लोगों से भी मिलने के अंदर में शुरुआत करने की जरूरत है। चलिए, एक कमेंट लूंगा मैं जफर साहब आपसे। मुझे भी नहीं मालूम होगा क्या, लेकिन PFI पर जबरदस्त शिकंजा कसे हुए है NIAB और EDB। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कोई कमेंट करना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, मैं इस बात को, मुझे थोड़ी आपत्ति इस बात से है कि PFI को मुसलमानों से जोड़ते हैं, ये मुझे प्रॉब्लम है। देखिए, ये PFI जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो आप कह रहे हैं, वो है साउथ में, वो भी केरला में, और कुछ थोड़ा बहुत वो कर्नाटक में। और उनका असर और रसूख कितना है, आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। वो उनको वहां के म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में भी वोट लोगों ने नहीं दिए। तो उनका एक छोटे से तबके में असर होगा। मुसलमान, आम मुसलमान पर तो जानता ही नहीं है। यानी जैसे आप केरला से नॉर्थ में आते चले जाएंगे तो PFI नाम ही नहीं सुना। और मैं आपको आपने चूंकि मुझे पूछा है तो मैं ये बात कहना चाहता हूं आपको। मुझे 6-7 साल पहले किसी ने कहा कि भाई PFI वाले जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई क्यों? क्योंकि ये मैं एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप का एक पूरी एक सिस्टम चलाता हूं जिसमें एजुकेशन
को लेकर मैं काम करता हूँ अंडर प्रिविलेज लोगों में। तो कहा ये भी एजुकेशन का काम करते हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भाई हैं कौन ये, यानी मुझे मालूम भी नहीं था ये कौन है। फिर मैंने कहा अच्छा कौन लोग हैं, तो उसमें कुछ 2-3 लोगों के उन्होंने नाम भेजे मुझे। तो मैंने देखा कि ओ ये तो पुराने हैं, यानी जो पुराना सिमी, अगर आपको याद हो आज से कई साल पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया थी, हुआ करती थी जी। एक स्टूडेंट उनका रेडिकल व्यूज थे। तो मैंने कहा ये वो लोग हैं, मैं इनसे नहीं मिल सकता। तो कहा भाई, मैंने कहा देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल अलग है और मुझे किसी को समझाना भी नहीं है, उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो मैंने 7 साल पहले उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। तो मुसलमानों को जनरली ये सिर्फ केरला में है और कुछ थोड़ा बहुत कर्नाटक में, बाकी पूरे हिंदुस्तान में इनका कोई असर आम मुसलमानों में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जफर सरेशवाला साहब से बात करने के लिए।